कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। भारत जैसे देश में अंग्रेजी ना आए तो शर्माना नहीं चाहिए, हिंदी ना आए तो शर्म की बात होनी चाहिए। इस कॉलेज में जब मैं आई तो यहाँ के बच्चों ने भी, यहाँ मेरे जो क्लास के थे उत्तम, अमित, ये बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं पूरा यहाँ तक कवर करके आती थी। इस कॉलेज का तो इतना मैं ऋणी हूँ, ताउम्र ऋणी रहूँगी इस कॉलेज का, क्योंकि जब मैं आई तब कमलेश मैम ने हर टीचर से चंदा इकट्ठा करके मेरे लिए उन्होंने ऑपरेशन के पैसे जुटाए। 1,06,000 रुपया मुझे इस कॉलेज से मिला। जो हम लोग मंदिर में दिया जलाते हैं ना, मैंने उस दिए की रोशनी में पढ़ाई की है। गांव में लाइट्स नहीं होते थे, 4 बजे हम लोग जग जाते थे और 4 से 6 हमें पढ़ना है, फिर उठ के स्कूल के लिए तैयार होना है, स्कूल जाइए, फिर दोपहर में बहुत कह रही हूँ ना डिसिप्लिन, फिर आके आप खाना वाना खा के थोड़ा लेटिए, खेलना है तो खेलिए 1 आधा घंटा, उसके बाद फिर शाम को पढ़ने बैठिए। सबसे पहली बात तो यही तकलीफ देती है कि हिंदुस्तान में रहकर आप कहते हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती, और उससे भी हास्यास्पद स्थिति ये है कि ये बात भी आप हिंदी में ही कह रहे होते हैं कि मैम हमें हिंदी नहीं आती। इग्नोर दोज हु ट्राई टू डिस्करेज यू। मेरे बड़े भैया ने मुझे यही कहा था जब मैंने कॉलेज आना शुरू किया था। इस एक्सीडेंट के बाद भी हर उस व्यक्ति को अवॉइड करो, हर उस व्यक्ति की उपेक्षा करो जो तुम्हारे मनोबल को गिराए, जो तुम्हें अंडरएस्टिमेट करे, डिमोरलाइज करे। हे आकाश आमार मुक्ति आलो आलो। नमस्कार। विमेन डेवलपमेंट सेल शहीद भगत सिंह कॉलेज मॉर्निंग आप सभी का स्वागत करता है। और आज हम फिर से एक बार WDC टॉक्स के तहत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेके चर्चा करेंगे। और आज हमारे बीच हैं डॉक्टर चैताली और मैं हूं अनुषा, और हम दोनों की कॉमन बात ये है कि हम दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन के, और ये हिंदी विभाग से हैं और मेरा है राजनीति विज्ञान। वेलकम डॉक्टर चैताली। और इन्होंने स्त्री समानता और अधिकारों पे काफ़ी काम किया हुआ है, तो उन चीज़ों पर भी हम आएंगे। बट उससे पहले मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप, और हाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये यहाँ पे विद्यार्थी भी रह चुकी हैं, तो अगर आप अपने शब्दों में हमें बताएं कि आपका सफ़र कैसा रहा स्टूडेंट से टीचर तक का, फिर हम उसी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये बात सही है कि मैं इस महाविद्यालय में पहले विद्यार्थी भी रह चुकी हूँ, पूर्व छात्रा जिसको आप कह सकते हैं, और वर्तमान में सहायक प्राध्यापक की भूमिका में यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो मेरे लिए दुगनी गौरव की बात है। बिल्कुल। ये बहुत सुखद अनुभव है कि मैं विद्यार्थी के साथ साथ यहाँ पे शिक्षक की भूमिका भी निभा रही हूँ। तो सफ़र तो देखिए कहने के लिए बहुत कुछ होता है, और जैसे फिर वही मैं जयशंकर प्रसाद की कविता है, आत्मकथ्य कविता में से वो कहते हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। फिर इसी के आगे वो कहते हैं कि सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी भोली आत्मकथा अभी समय भी नहीं सोई थकी है मेरी मौन व्यथा। तो ये जो व्यथा है, ये जो पीड़ा है, इसको थोड़ा मौन ही रहने दें। संघर्ष तो देखिए कहाँ से शुरू करूं, बहुत कुछ है, और ये बात भी कहने में थोड़ी सी हिचक होती है, क्योंकि मैं अक्सर जो है अपने से नीचे वालों को देखती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बुरे बुरे जीवन भी लोगों ने जिए हैं, और अगर जब आप अपने संघर्ष की बात करते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि सबके जीवन में संघर्ष है। बिल्कुल। लेकिन ये भी है कि आपका संघर्ष मेरा संघर्ष नहीं हो सकता। मेरा जो संघर्ष है वो मेरा किसी के साथ नहीं रहा है, मेरा संघर्ष हमेशा मेरे अपने साथ रहा है। और एक बात मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी
संघर्षशील व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जो भी हो, जो भी आज स्ट्रगलिंग फेज में है, ठीक है, वो उसका जीवन कभी भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में कहा है कुटज में कि जीवन तपस्या है, फूलों की सेज नहीं। तो जब तक आप कुछ बनने की प्रक्रिया में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जीवन सरल नहीं होता है। संघर्ष तो तब भी है विद्यार्थी के रूप में, हाँ, लेकिन उसके प्रकार अलग हो सकते हैं। प्रकार ये हो सकते हैं कि माता पिता है, आपको सहारा है ना, आपके सुख दुख को समझने वाला है जी। बच्चा कहीं परेशान हो जाता है तो माँ बाप कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। लेकिन मेरे साथ स्थिति ये थी कि मुझे ये सांत्वना देने वाले भी कोई नहीं रहे। एक चीज मैं और बताऊंगी अपने बारे में, यहाँ पे बहुत लोगों को लगता होगा कि ये ऐसे ही आ गई है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मेरी जो इनबिल्ड है ना, मेरी जो परवरिश है, मेरा जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। मैं बहुत डिसिप्लिन्ड फैमिली से आती हूँ। मेरे दादाजी ब्रिटिश काल के दरोगा थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के दरोगा, और बहुत अनुशासित। और उसके बाद उनके 7 बच्चे, 7 बेटे और 1 बेटी हुई। तो वो बेटी मन्नत के बाद हुई, गंगा नाम रखा उनका। और माघी पूर्णिमा का जो मेला लगता है वो मेरी जो दादाजी की बहन थी, 8 भाई दादाजी लोग थे, तो उनकी बहन के उपलक्ष्य में वो माघी पूर्णिमा का मेला हमारे गांव में महानंदा नदी है उसके किनारे हर वर्ष लगता है। फिर मेरे पापा लोग जो 7 भाई हुए, 1 बहन, यहाँ भी यही क्रम है। तो 7 भाई सरकारी नौकरी में, कोई टीचर, कोई इंजीनियर, डॉक्टर। बड़े पापा तो गोल्ड मेडलिस्ट थे तब के समय में, MBBS डॉक्टर, कलकत्ता में पोस्टेड थे। मेरे पापा वेटनरी डॉक्टर थे। तो गांव से, और दादाजी जो थे वो नक्सलबाड़ी में उनका वो रहा, मतलब पोस्टेड रहे वो। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि पूर्णिया में पोस्टेड रहे। उनकी सील जो बनी हुई होती है, चंद्रशेखर सिन्हा, अभी भी है मौजूद। दारोगा के पोशाक अभी भी हैं, वो हंटर अभी भी है। तो मेरी दादी भी बहुत धार्मिक महिला रही हैं, और सरोजनी नाम था उनका, ठीक है। तो बहुत क्या ऐसा था ग्रंथ जो उन्होंने नहीं पढ़ा, शिव पुराण से लेकर रामायण, गीता, महाभारत, ये सब चीज़ें हमने अपने, मतलब हमने सीरियल नहीं देखे, हमें टीवी में देखने या अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी माँ खुद बहुत रिलीजियस रही, बहुत अच्छे परिवार से मेरी माँ जी। और मेरी माँ बहुत अनुशासित थी, डिसिप्लिन बहुत, पढ़ाई के मामले में तो बहुत सख्त। तो ये सारी पढ़ने का जो एक जो वो है, महाभारत मेरी माँ हमें रात को समझाती थी, श्लोक पढ़ती थी और पढ़ के हमें वो उन श्लोकों के अर्थ समझाती थी। तो संघर्ष मेरा संघर्ष इसलिए ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको बार बार इसलिए कहूँगी क्योंकि जब तक मैं गांव में रही तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ, जो मेरा जो प्राथमिक जो विद्यालय है वहाँ से मेरी आरंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। और माता पिता के रहते जीवन बहुत सुख में भी था, दुख में भी था। दुख इसलिए था, मेरे पापा ने जिंदगी में जो सबसे बड़ी एक गलती की, सरकारी नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। सिलीगुड़ी में पोस्टेड थे मेरे पापा। तो उस समय भी डॉक्टर सर्जन बार बार बोलते रहे कि सर आप रिजाइन मत दीजिए, आप आ जाइए, जितने दिन आपको छुट्टी लेना है आप ले लीजिए, लेकिन रिजाइन मत दीजिए। तो पापा ने ये गलती की, उन्होंने रिजाइन दे दिया सीधे, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार थी उस समय, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। और बड़ी दीदी बस हुई थी, अस्पताल में थी मेरी माँ मेरी दीदी को लेकर, तो देखभाल करने वाला कोई नहीं माँ का। तो पापा ने नौकरी छोड़ दी। ये जो उनका कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली, हम यहाँ पे बात कह सकते हैं कि वो एक कदम पापा का हम लोगों को बहुत दुख दे गया। तो खैर मेरे भाई बहनों ने भी बहुत संघर्ष किए, ट्यूशन पढ़ाया, कोचिंग, ये सब तो अब इतना ज़्यादा हुआ है, उस समय में होम ट्यूशन देना, ये करना, उस तरह की। मेरी दीदी अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षिका थी, उसने घर चलाना शुरू किया। और मेरा ये था कि पापा बहुत जल्दी चले गए, 1997 में पापा चले गए।
मैं बहुत छोटी थी उस समय। और फिर भैया के पास एक ही ऑप्शन था कि परिवार उनको देखना है, तो हम लोग जयपुर आ गए। तो 10वीं करके मैं जयपुर आ गई भैया के साथ। मैं, माँ, दीदी, भाई एक और मेरे से 2 साल बड़े हैं वो भाई भी। तो जयपुर आ गए, तो वहाँ से फिर मैंने 11वीं में एडमिशन लिया। प्रताप नगर में हम लोग रहते थे, सेक्टर 5 में। वहाँ से मैंने राजकीय कन्या विद्यालय है, वहाँ से मैंने फिर 11वीं की। और 12वीं में आई, एडमिशन वगैरह मतलब सब कुछ वो हो गया था। लेकिन 12वीं में आते आते फिर क्या हुआ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो भैया का भी ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली। उस समय वो जयपुर में कंपनी में थे। मेरे भैया ने सीए कर रखी है, मतलब एमबीए भी कर रखी है, सीए भी करके, तो चार्टेड अकाउंटेंट थे, तो फाइनेंस का सारा देखते थे। फिर भैया आ गए दिल्ली। तो मैं तब भी, मुझे वहाँ 2 साल जयपुर में रहना पड़ा। वहाँ भी मैं एक फ्रेंड के यहाँ रही। उसके बाद फिर वहाँ से आ गई, दिल्ली आई। दिल्ली आके फिर यहाँ पे 12th में एडमिशन लिया मैंने सीबीएसई में, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे। फिर उसके बाद से मेरी जर्नी, फिर 2004 में मेरी माँ चल बसी दिल्ली में। तो माँ के जाने के बाद तो मतलब समझिए कि चारों तरफ अंधकार, कुछ भी नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। अभी तो हम बच्चों को बताते हैं कि आप ये करो तो लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये करो तो आगे बढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे संघर्ष इसलिए बढ़ गया क्योंकि किसी को जानती नहीं थी, और भैया का अपना सर्किल है। तो फिर इस तरह से फिर रहते बहुत कुछ ऐसा जीवन में हुआ, लग रहा था कि कहीं कुछ हो नहीं पाएगा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, मैं सारी बातें हिंदी में ही कर रही हूँ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अंग्रेजी ना तो मेरी मातृभाषा है, ना ही मेरी राष्ट्रभाषा है, ठीक है। तो मैं इसमें ज़्यादा सुविधा महसूस कर रही हूँ। और भारत जैसे देश में अंग्रेजी ना आए तो शर्माना नहीं चाहिए, हिंदी ना आए तो शर्म की बात होनी चाहिए, सही कह रहे हैं, है ना। तो खैर, फिर यही सब था कि दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट रहा। अच्छा। हाँ, दोस्तों ने साथ दिया। कुछ रिश्ते में भी ऐसे थे, 1-2 भाई लगते थे जिन्होंने बहुत मदद की। फिर जिनसे मेरी शादी हुई, उन्होंने भी मुझे मुनीर का रहने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया कि यहाँ रहो, तैयारी करो अपना। तो फिर मैं उससे पहले का, ये तो मैं बाद में आ गई, जो एमफिल पीएचडी की तैयारी है, उससे पहले का मैं आपको बताऊं। जब मैं इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो एडमिशन होने के 2 महीने बाद ही एक दुर्घटना मेरे साथ घट गई। ये एक हादसा था जो हो गया। और फिर वही बात है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं था कि सोई है मेरी मौन व्यथा। जो घट गया वो दुखती रग पर मैं हाथ रखना नहीं चाहती। बहुत कुछ ऐसा है जो आप कभी नहीं भूलते। तो ये जो दुख है, पीड़ा है, वो मेरे साथ रहेगा, ताउम्र रहेगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, तो मेरे भैया ने मुझे कहा था कि तुम हिंदी ऑनर्स क्यों ले रही हो, इंग्लिश ऑनर्स लो। क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा था, पॉल साइंस बहुत अच्छा था, इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं हिंदी से ही आगे अपना वो करूँगी। क्योंकि कविताएं पढ़ना, लिखना और क्रिटिक्स, नई नई किताबें पढ़ना, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं जिस दिन नहीं पढ़ती हूँ, मुझे लगता है आज मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। और जब मैं एमए में थी तो एक सर हैं, अभी भी हैं, रिटायर हो गए शायद, वो कहते थे कि जिस दिन आपने एक शब्द सीख लिया, उस दिन सोचो आपने 100 रुपए की कमाई की। तो मुझे यही लगता है, मैं क्लास में बच्चों को भी कहती हूँ। तो खैर, उसके बाद इस कॉलेज में जब मैं आई तो 1-2 महीने ही सब कुछ मैं बहुत अच्छे से वो कर पाई। फिर छुट्टियां पड़ गई, फिर मेरे साथ से ये दुर्घटना हो गई और बस निकलो। इस कॉलेज में जब मैं आई तो यहाँ के बच्चों ने भी, यहाँ मेरे जो क्लास के थे, उत्तम, अमित, ये बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं पूरा यहाँ तक कवर करके आती थी। और कमलेश मैम, अच्छा, उनके लिए तो मतलब क्या कहूँ, शब्द नहीं है। जब मैं क्लास में उनके आई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू क्लास क्यों आई, मैं अटेंडेंस लगा देती तेरा। मतलब नहीं मैम,
मेरे साथ ये हादसा होने के बाद मैंने समाज के बहुत कुरूप चेहरे भी देखे। मतलब मुझसे, मैं तो उस समय कुरूप थी ही, अभी भी शायद कुछ लोगों की नज़र में हूँ मैं उस तरह की। ठीक है, मैं जानती हूँ मैं नॉर्मल नहीं हूँ, लोगों से अलग दिखती हूँ, लेकिन मुझे उसका मलाल नहीं है, क्योंकि आज मैं जहाँ पहुंची हूँ वो मेरा विल पावर ही है जो मुझे यहाँ तक लेके आया। मैं जानती हूँ जो लोग मुझसे बात करते हैं तो मैं उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाती हूँ कि ही हेट्स मी और ही लव्स मी। मैं उनके भाव भंगिमा हाव भाव से समझ जाती हूँ कि वो मुझे किस निगाह से देखते हैं। और लड़कियों को तो वैसे भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारे समाज में, अरे तुमसे तो बात ही नहीं करना, अरे मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। मतलब समझ रहे हैं आप, सीधे बैकफुट पर धकेल दे रहे हैं आपको। तो ये तो खैर हमारा इतिहास है, उस पर तो बात करने जाएंगे तो बहुत हो जाएगा कि शुरू से ही, हालांकि ऐसा नहीं था। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति ऐसी नहीं थी, है ना, बहुत सम्मानजनक थी। वो सम्मान था, हर शुभ कार्य में उनके बिना कोई शुभ कार्य नहीं होता था। स्त्रियों की दशा कब, और पूरी जो अभी तो पितृसत्ता है ना, उस समय मातृसत्ता थी, माँ के नाम पे पूरा वंश चलता था। और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा जो है वो खराब होती गई। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार जैसे जैसे पुरुष के हाथों में आता गया वो पूरा चला गया। ठीक है, स्त्री गुलाम होती गई। ऐसे तो आप पढ़ेंगे तो बहुत है, फॉरेन लिटरेचर में तो आप देखिए, रोमन साहित्य में देखिए आप, मतलब औरत जो है शैतान की खाला है। ठीक है, औरत नरक का द्वार है, और हमारे ग्रंथों में भी भरा पड़ा है। ठीक है, चाहे कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे बौद्ध जातक कथाएं हो, स्त्री को हमेशा ही वो प्रगति में बाधक मानी गए। तो खैर, मुझसे जब बात करते थे, या मैंने सड़कों पर बहुत लोगों को झेला, मैंने बसों में झेला। जब मैं कॉलेज आती थी तो जिस सीट पे मैं बैठती थी उस सीट पे लोग बैठते नहीं थे। और दया, ये जो एक साउंड है, ये लगता था कि यहाँ चुभ गया एकदम। घृणा को मैंने बहुत करीब से महसूस किया है, लोगों के डिस्क्रिमिनेशन तगड़ा झेला है। जब मैं इस कॉलेज का तो इतना मैं ऋणी हूँ, ताउम्र ऋणी रहूंगी इस कॉलेज का, क्योंकि जब मैं आई तब कमलेश मैम ने हर टीचर से चंदा इकट्ठा करके मेरे लिए उन्होंने वो किया, ऑपरेशन के पैसे जुटाए। 1,06,000 रुपया मुझे इस कॉलेज से मिला। कमलेश मैम ने मेरे लिए पता नहीं कितनों की अच्छी बुरी हर निगाह को उन्होंने झेला, सहा। तो फिर जब मैंने बीएड किया तो बीएड के लिए भी मुझे इस कॉलेज से 40-45 हज़ार रुपये कमलेश मैम ने ही मुझे कलेक्ट करके दिए। तो कह रही हूँ ना, मतलब वो, और देखिए बदले में उनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, और आज तो उन्होंने मुझे जहाँ पहुँचा दिया है, क्या कहूँ। और मतलब मेरा, या तो मेरे कर्म अच्छे हैं, ठीक है, और कमलेश मैम तो हैं ही, मुझे कोई गुरेज नहीं है। इतनी मतलब वो है, लोगों को बहुत दिक्कत भी है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना। लोगों की दिक्कतों में तो बहुत सारी चीज़ों में है, मेरे एकेडमिक कामकाजों से भी लोगों को दिक्कत है। ठीक है, तो खैर, इग्नोर दोज हु ट्राई टू डिस्करेज यू। मेरे बड़े भैया ने मुझे यही कहा था जब मैंने कॉलेज आना शुरू किया था, इस एक्सीडेंट के बाद भी। और मैं घर जाके रोती थी कि भैया ऐसे कहते हैं, वैसे कहते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि लाइफ में एक बात याद रखना, मेरे भैया बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और ग्रेजुएशन में फाइनल एग्जाम 3 घंटे का पेपर 45 मिनट में देकर निकल गए थे। तो सबने सोचा कि फेल हो जाएगा, ये कुछ लिखा ही नहीं है इसने, तो पता चला फर्स्ट डिवीजन आया है। बहुत शार्प माइंड है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि देखो, एक बात जिंदगी में याद रखना, हर उस व्यक्ति को अवॉइड करो, हर उस व्यक्ति की उपेक्षा करो जो तुम्हारे मनोबल को गिराए, जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे, डिमोरलाइज करे। ठीक है, जब मैं हॉस्टल में गई तब भी यही था। वहाँ एक मेरी सीनियर थी, साइंटिस्ट थी, और हॉस्टल इंचार्ज भी थी। तो वहाँ भी थी कुछ लड़कियां ऐसी जो वार्डन के पास कंप्लेन करने चली गई कि अगर, क्योंकि उस समय मेरा जख्म बहुत ताज़ा था, 2008 की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो इसको तो आप मैम इसको हॉस्टल से निकलवाइए, नहीं तो हम लोग नहीं रहेंगे। पैसे वाले बाप के बच्चे थे, है ना, अहम ब्रह्मास्मि वाला जो एक भाव है कि मेरे आगे तो कोई है नहीं, आई एम द सुप्रीम, है ना, और इसको देख के हमारे दिन खराब होते होंगे।
समझ रहे हो आप? मैं जो कह रही हूँ आपसे कि लोगों की आंखों में मुझे घृणा दिखती थी अपने लिए, बट क्या करूं? रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि यही आकाश है अमर मुक्ति। मैं उसको आपको गा के सुनाती हूँ कि क्या वो मतलब कैसे आपके एनर्जी को बढ़ाता है और क्या सांसारिक वो करते हैं। एक उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, मोरिते चाहिना आमी सुंदर भुवने मानवेर माझे आमी बाँची बारे चाहिए। मुझे सुंदर महल में मरना नहीं है, मैं इन्हीं मनुष्यों के बीच में जीना चाहता हूँ। और उनकी प्रसिद्ध रविंद्र संगीत तो फेमस है, आप जानते ही हैं, क्योंकि मेरा जो मैं बिहार के किशनगंज जिले से 40 किलोमीटर दूर मेरा गांव है बाराघरिया, वहाँ मैं पैदा हुई। और वो जो हमारा गांव है बंगाल और बिहार के बॉर्डर में पड़ता है, तो हमारा पूरा जो कल्चर है, पढ़ाई लिखाई, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब बंगला मिक्स है जी। ठीक है, तो बिहारी, हिंदी, बांग्ला, असमीज़, मैं बहुत सारी भाषाएं समझती हूँ, बोलती हूँ, जानती हूँ। असमीज़ भी जानती हूँ, बोलती भी हूँ, पढ़ना भी आता है। बंगला तो अभी मुझे राजेंद्र यादव हंस अनुदित कथा सम्मान में उसको मेरी तीसरी जो कहानी थी अनुवादित ट्रांसलेटेड कहानी तस्लीमा नसरीन की, उसके लिए मुझे तीसरी बेस्ट स्टोरी के लिए मुझे सम्मानित किया गया था उसमें। ठीक है, तो मैंने बंगला से उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। अच्छा। हाँ, तो हमारे वो कल्चर में बसा हुआ है बांग्ला, तो इसलिए हम लोग बचपन से रविंद्र संगीत भी जानते हैं। और मेरी बड़ी माँ तो प्रॉपर बंगाल से ही थी, कोलकाता। उस समय में वो मैट्रिमोनियल में उनका विवाह के लिए प्रस्ताव निकला था। तो और मैं ये बता दूं आपको कि मेरी फैमिली ही मेरे गांव में, पूरे अंचल में सबसे शिक्षित परिवार है। हमारे परिवार ने लोगों को पढ़ाया और फैमिली में आने के लिए परमिशन चाहिए होती थी उस समय। हमारे चौहद्दी जिसको कहते हैं ना, हमारे पूरे खानदान में परिवार के, वो रुतबा था। क्या ऐसा था जो हाथी घोड़ा, मेरे दादाजी ने बहुत ज़मीनें अपनी दान कर दी, किसी की बेटी शादी करने के लिए, किसी की वो करने के लिए। और अभी भी ज़मीनें हैं जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो दादाजी दयालु भी बहुत थे। एक मधुकर नाम के आए हुए थे भीख मांगने, वो बच्चा, उनको मेरे दादाजी ने पाला, मुंशी बना दिया उनको। और उनकी मैंने बहुत सेवा की अंतिम समय में। तो मेरे ऊपर, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे ऊपर बड़े लोगों का बहुत आशीर्वाद भी है। उनका पॉटी साफ करना, उनका मतलब टॉयलेट वो करना, उनके बिस्तर गंदे, कोई देखभाल करने वाला था नहीं अंतिम समय में, तो मैंने उनकी बहुत सेवा की। मेरे ऊपर मेरे टीचरों का, खास करके जो मेरी सुपरवाइज़र JNU में आने के बाद, उससे पहले कमलेश मैम का, स्कूल में भी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। जयपुर में भी मैं थिएटर, संगीत, नृत्य, ये सब, मुझे डांस बहुत अच्छा आता है। मैं बचपन से डांस में मैंने बहुत प्राइज़ जीते, म्यूज़िक में मैंने बहुत प्राइज़ जीते। गाना तो अब भी गाती हूँ खैर, लेकिन अब पढ़ने लिखने पर रुझान ज़्यादा है। पढ़ाई लिखाई में तब भी अच्छी थी। कोई ऐसा डे नहीं था जब मुझे स्पीच नहीं तैयार करना है। भारत के संविधान का जो उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका, हम भारत के लोग, भारत को, वो सिर्फ मुझे याद था। तो हर दिन मुझे खड़ा कर देते थे और बगल के दोनों बच्चे बदल जाते थे कि नहीं, कोई नया प्रार्थना आया तो कौन करेगी, चैताली करेगी। तो टीचरों का हमेशा से आपके ऊपर हाथ, बहुत आशीर्वाद रहा है, बहुत स्नेह रहा है, क्योंकि मैं फांकी मार स्टूडेंट नहीं हूँ। कभी मैंने बंक नहीं मारा। तो अभी जो मैं बच्चों को देखती हूँ क्लास में, बहुत दुख होता है, मैं सच बताती हूँ आपको, बहुत दुख होता है। मैं कभी कभी ये सोचती भी हूँ कि जनरेशन कहाँ जा रही है, किसी चीज में उनको दिलचस्पी नहीं है। पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के बाद मैं पूछती हूँ, कोई सवाल, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया। और कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम बहुत डेप्थ में पढ़ाती हैं आप, है ना, तो बच्चों के ऊपर तक जाता है। तो फिर मैं समझ जाती हूँ कि नहीं, इनका तो लेवल इतना है, तो फिर आपको उतना ही। अब वही है ना, पढ़ाई तो उसी तरह से की है ना। MPhil और PhD, MPhil की तैयारी के समय मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। खाना है, पढ़ना है। एक एक नॉवेल में एक एक दिन में खत्म कर जाती थी। मेरी सुपरवाइजर की नई किताब आई थी, 2 घंटे में मैंने पूरी किताब पढ़ ली। 250-300 पेज की किताब, वो देही देश, जो विमेन उस पर है, जेनोसाइड जो
हुआ औरतों के देह पर जो लड़े गए बहुत सारे युद्ध, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, ये सब। तो यही सब था कि फिर इस कॉलेज में यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकलने के बाद भी फिर मेरे सामने, हाँ एक तो मैं बोलना भूल गई, जो एमए में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, कमलेश मैम का तो योगदान है ही, एमए में मुझे पढ़ाया हमारे ही कॉलेज के कॉमर्स विभाग के एपी गुप्ता सर ने। अच्छा। मैं तो उनकी भी ऋणी हूँ। मैंने उनको बताया कि मेरा हो गया वहाँ पर। अच्छा। बहुत आशीर्वाद दिया, आपकी मेहनत का फल है। तो उन सर ने एमए का पूरा खर्चा मेरा, अच्छा, हाँ, वहन किया, पूरा खर्चा। हॉस्टल फीस जाता था, मेस फीस जाता था, सब कुछ। क्योंकि घर में मैं रह नहीं सकती थी, माता पिता तो थे नहीं, भाई भाभी के पास थे। और महादेवी वर्मा ने कहा भी है ना कि दीपक सोने का हो या मिट्टी का, उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य उसकी लौ का है। लौ यानी वो जो उजाला है, रोशनी है, उसका है। तो आज मैं जहाँ हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि जीवन में, आपके जीवन में ना एक फेज ऐसा जरूर आना चाहिए, दुख जरूर आना चाहिए जीवन में, उपेक्षाएं भी बहुत आनी चाहिए, होनी चाहिए, अपमान को भी सहिए। तब ये जो चोट होती है ना, ये जो चोट आपके यहाँ लगती है ना, वो फिर आपको जो सोना जितना चोट खाता है, जितना तपता है, उतना निखर कर आता है। तो ये जो चेहरे की चमक है वो वही है कि एक आग के दरिया को मैं पार कर कर आई हूँ, और इसीलिए आज लगता है। और कॉन्फिडेंट मैं शुरू से बहुत हूँ। मेरी सुपरवाइजर मुझे हमेशा कहते, तुम्हारे कॉन्फिडेंस के आगे कोई टिकता है क्या, तुम कर लोगी, तुम मेहनती हो। 2.5 साल में मैंने अपनी पीएचडी सबमिट की, लोगों के गले नहीं उतरा। 2.5 साल में पीएचडी कैसे कर ली? तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल, है ना। तो लेकिन चैताली, अब ये हमें बताइए कि जैसे कि आप बच्चों के बारे में कह रही, हम बहुत सारे सोसाइटीज़ ऐसे हैं जो बच्चों को थोड़ा सेंसिटाइज करते हैं, और वुमेन डेवलपमेंट सेल तो एक इतना महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जहाँ पे सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि जो दोनों ही जेंडर्स को हमें समझाना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये हम कैसे लाएं उनके लाइफ में? और अभी तो हम विकसित भारत की बात करते हैं, एक विजन है हमारा, विमेन लेड डेवलपमेंट, बट ये सब ना बड़े बड़े शब्द कई बार किताबों में ही रह जाते हैं, दस्तावेज। तो हम किस तरह से, जैसे हम भी यही कोशिश करते हैं, और हमारे कोशिश से 2-3 बच्चे भी अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है। अब आपका ही देखिए, आपने कितने टीचर्स का आप पे कितना ही। बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा, मतलब एवरीडे लाइफ में किस तरह से उनको फेमिनिज्म या कुछ भी सम्मान करना, राइट्स सबके लिए है, इन सब बातों से कैसे सेंसिटाइज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अभी जो है ना, अभी हम लोग उत्तर आधुनिकतावादी युग में जी रहे हैं, ठीक है। और अभी के बच्चे, हमारी पीढ़ी कुछ और थी, आपकी पीढ़ी कुछ और थी। अभी की जो पीढ़ी है वो बहुत स्मार्ट है, ठीक है, वो मूर्ख बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो कोई बताने वाला नहीं था कि ये तैयारी करो तो यहाँ हो जाएगा, ये तैयारी करो तो हम आगे बढ़े। सेल्फ बिल्डअप जिसको कहते हैं ना, जो हम खुद अपने आप को बनाने वाले लोग हैं जी, है ना। अभी के बच्चों के पास मुझे दुख इस बात का भी होता है, इस बात की भी बहुत ज़्यादा मुझे वो है, तकलीफ है कि अभी के बच्चों के पास आप देखिए क्या नहीं है, इतने प्रिविलेज्ड हैं। मैं तो क्लास में कहती भी हूँ कि आप लोग खुशी मनाइए, प्रिविलेज्ड हैं आप लोग कितने, क्या नहीं है। मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ। मैंने जो हम लोग मंदिर में दिया जलाते हैं ना, मैंने उस दिए की रोशनी में पढ़ाई की है। गांव में लाइट्स नहीं होते थे, लेट नाइट पढ़ना है। 4 बजे भोर में मेरी मम्मी हम सब भाई बहनों को जगा देती थी, मैं सबसे छोटी। 4 बजे हम लोग जग जाते थे और 4 से 6 हमें पढ़ना है, फिर उठ के स्कूल के लिए तैयार होना है, स्कूल जाइए, फिर दोपहर में बहुत कह रही हूँ ना डिसिप्लिन, फिर आके आप खाना वाना खा के थोड़ा लेटिए, खेलना है तो खेलिए 1-आधा घंटा, उसके बाद फिर शाम को पढ़ने बैठिए। अभी के बच्चों से मैं ये बोलती हूँ, उनका किसी चीज में मन नहीं लगता। ये जो सपने में, ये जो बच्चों का जो हमेशा रहना है सपने की दुनिया में और सब कुछ एक साथ पा लेने की ये जो कोशिश है, ये भी करना है वो भी करना है, असल में बच्चे बंटे हुए हैं बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले तो आपको वेल फोकस्ड होना पड़ेगा कि आपको असल में बनना क्या है, करना क्या है। अगर आप मेहनती हैं
तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आप किसी मुकाम पर ना पहुंचे। जब मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ तो उस समय मैंने इस चीज को बहुत करीब से महसूस किया और मैं जान गई थी कि एकमात्र एजुकेशन ही है, पढ़ाई ही है जो मुझे मेरे अधिकार दिला सकता है, मुझे वहां तक लेके जा सकता है। तो आज मैं जो बड़े बड़े मंचों पर बैठती हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ जब मैं डिबेट में जाती हूँ, उनके साथ एज ए स्पीकर जाती हूँ, आप सोचिए साहित्य अकादमी जैसे संस्था में मैं एक वक्ता के तौर पर बुलाई जाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये हादसा, कुछ हादसे शायद अच्छे होते हैं, ये हादसा अगर मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं आज ये मंच नहीं मुझे मिलता, कभी मैं यहाँ नहीं पहुंच पाती, इतना पढ़ भी नहीं पाती। मेरे घर में पूरी लाइब्रेरी है, नई नई किताबें है ना, सब कुछ, और ऐसा नहीं है कि अनछुआ है सब कुछ। मेरे एकेडमिक काम आप देख लीजिए, 20-25 मेरे आर्टिकल्स अब तक हो गए, नेशनल इंटरनेशनल हर किसी उसमें मैं जो पार्टिसिपेशन है मेरी वो। तो बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए या जो फेमिनिज्म आप समझाएंगे, सबसे पहली बात तो ये कि लोगों के, बहुत सारे लोगों के दिमाग में शायद ये है कि ये जो फेमिनिज्म वाली जो बात है ये शायद विदेशों से आई हुई है, हमने विदेश से इसको ग्रहण किया है। जी नहीं, हमारे यहाँ बहुत पहले से स्त्री विमर्श है। थेरी गाथाएं जब लिखी गई, आप देखिए 500 से अधिक थेरी गाथाएं हैं, सुमंगल माता से लेकर और तमाम तरह की जो भिक्षुणियां हैं उन्होंने अपने उद्गार गाए। तो फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ स्त्री के पक्ष में बात करना जी, ये एक व्यवस्था है, सत्ता के समीकरण की व्यवस्था, जिसे कह सकते हैं ना कि इक्वल, समानता की बात करते हैं हम लोग। तो ये समानता पहले थी, जो मैंने आपसे कहा कि वैदिक काल में ऐसा नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये स्थितियां बदली, है ना। तो सेंसिटाइज तो आप ऐसे होइए कि घर में अगर आपके माता पिता, आपकी बहनें, उनके प्रति जो आपकी दृष्टि है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि आप जब क्लास में आते हैं या बाहर निकलते हैं तो दूसरी लड़कियों के प्रति भी, अपने शिक्षक के प्रति भी आप वही श्रद्धा भाव रखें, उनको ऑब्जेक्ट की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? विमेन जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट, ये जो टैबू है ना, और क्या है, सिर्फ एक देह है, देह नहीं है, मनुष्य है वो, आप ही की तरह। इस पूरी पृथ्वी पर जितना अधिकार आपका है उतना स्त्री का भी है। आप हमसे अलग नहीं हो सकते और ना हम आपसे अलग है। तो ये जो समानता का भाव है, जिस दिन हम औरत को सिर्फ एक देह समझना छोड़ देंगे, उस दिन मुझे लगता है कि किसी को अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सिमोन द बोवार 1949 में उन्होंने लिखा द सेकेंड सेक्स, और उससे भी पहले हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा, जो छायावादी कविताओं के लिए जानी जाती है, मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय, इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटा आज चली, क्या रहस्यात्मक कविता है। वो रहस्यवादी कविताएं लिखने वाली महादेवी वर्मा 1942 में लिखकर जाती हैं श्रृंखला की कड़ियां, आप उसको पढ़िए। स्त्रियों के हक की बात करती हैं वो, सिमोन द बोवार से भी पहले सार्त्र, जिन्होंने अस्तित्ववाद लिखा। अस्तित्ववाद क्या है? मनुष्य के खुद के होने की पहचान, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरे होने का बोध ही क्या है, मेरे अस्तित्व की पहचान है, मेरी अस्मिता का बोध है। तो बच्चों में असल में क्या हो गया, मैं तो एक चीज ये भी देखती हूँ कि टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजी ठीक है, अभी के आप ये रील कल्चर जो डेवलप हुआ है, सो कॉल्ड शो ऑफ कल्चर जो डेवलप हुआ है, मॉल कल्चर जो डेवलप हुआ है, इन सारी चीजों का बहुत बड़ा योगदान है हमारी अभी की पीढ़ी को दिशाहीन करने में। बच्चे बहक गए हैं, और ऐसा नहीं है, हर बच्चे के लिए नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत सिंसियर हैं, बहुत अच्छा करते हैं अपनी क्लास में, हर सब्जेक्ट में। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, और मुझे खुशी होती है कि हमारे ही कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ, और एक बच्ची तो ऐसी है जिनको मैं अभी फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती हूँ। तो इस चीज़ के लिए भी मैं
अपने कॉलेज को, शहीद भगत सिंह कॉलेज को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं किसी को मदद करने के लायक हुई हूँ। तो बच्चों में बस यही है कि, और देखिए जो बच्चा, एक बात आप जान लीजिए कि बच्चा अगर घर में अपने माता पिता की बात नहीं सुनता है, माता पिता को सम्मान नहीं देता है, तो वो बाहर किसी को सम्मान नहीं देगा। कोई बच्चा उद्दंड है तो क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस? व्हाई? मैं उन टीचरों में से नहीं हूं जो क्लास में आई, फोन लेके बैठी, गप्पे मारी और उठ के चल दी। मैं जब पढ़ाती हूं तो मुझे लगता है कि मेरा बच्चा मेरे क्लास से, भले ही बच्चा कितना ही दुष्ट बदमाश क्यों ना हो, कुछ बच्चों को निकाल भी देती हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट भी हूँ मैं, बच्चे जानते हैं। ये जब पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको लगेगा ये इतनी खड़ूस टीचर है। तो कभी कभी खड़ूस होना पड़ता है, क्योंकि आप कब सीखोगे कि हाउ टू एक्ट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक इन रनिंग क्लास। आप मोबाइल देख रहे हो, सही बात है ना? एआई का जमाना है, जीपीटी चैट का जमाना है। और मैंने बच्चों से कहा है कि मैं चैलेंज करती हूँ कि तुम्हारा एआई फेल है। टेक्स्ट की जगह कोई नहीं ले सकता, किताबों की जगह कोई नहीं ले सकता। किताबें पढ़िए, उसका कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो एनी ऑप्शन, है ना? तो बच्चे सेंसिटाइज कैसे होंगे? या तो वो ये सोचे कि हाँ हमें यहाँ से कुछ सीख कर जाना। मैं तो कहती हूँ बच्चे ये मत सोचो कि ये जो हवाई है ना आपकी, ये सपनों की दुनिया में जो कॉलेज में जी रहे हो आप लोग, असली दुनिया यहाँ से निकलने के बाद है। संघर्ष क्या है वो आपको यहाँ से निकलने के बाद पता चलेगा। जितने पंख लग रहे हैं सपनों के, सारे पंख कतर दिए जाते हैं। कौन कतरता है? हालात। तो बच्चों को कहती हूँ कि लाइफ को इतना कैजुअली मत लीजिए, जीवन बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ आपसे करवाता है, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होती वो भी करवा। मेरी मम्मी मुझे कहती थी मोम की गुड़िया है, थोड़ा सा ठेस नहीं लगना चाहिए। उनको क्या पता उनकी मोम की गुड़िया कितनी वो हो गई। सही बात नहीं, आपके तो वैल्यूज इतने वो हैं, बच्चों में वही डालना आई थिंक वो सबसे मेरी बड़ा पूरी चैलेंज कोशिश रहती है। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, और मुझे जिस दिन मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ, ऐसा कभी होता नहीं है, मैं जाती हूँ तो पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाती हूँ। वो अलग बात है कि जिसको पढ़ना समझना होता है, सुनते हैं समझ। देखिए हम ना हर बच्चे को पकड़ के कैसे सेंसिटाइज करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चा किस परवरिश में पल रहा है नहीं पता है। उसका घर का माहौल कैसा है, घर का परिवेश कैसा। हो सकता है बच्चा दिन रात कलह फेस कर रहा है, हो सकता है बच्चे के घर में माता पिता 24 घंटे लड़ रहे हैं, बनती ना हो उनमें, वो बच्चा तो इरिटेशन वो करेगा ही ना, वो बच्चा तो चिड़चिड़ा होगा ही। हाँ, जो यहाँ जो कॉलेज में जो कैसे आपको रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, आप आगे चलकर इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं तो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, हमारे वश में जो है हम वो चीज़ें ज़रूर सिखा सकते हैं। लेकिन बच्चा अगर घर में तनावपूर्ण माहौल में रह रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो बच्चा आपके सामने आके अच्छा बिहेव नहीं करेगा। और शायद लड़कियों को अभी भी ये झेलना ज़्यादा अरे बहुत पढ़ लिख कर क्या करोगी? अभी भी खाना ही तो बनाना है, खाना ही तो बनाना है। एक मूवी है द ग्रेट इंडियन किचन, उस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। हाँ, अभी तो काफी चर्चे में। वो तो खैर नकल कर लिया लोगों ने, इसलिए नकल करने में ओरिजिनल थी, ओरिजिनल जो साउथ इंडियन उसमें है, नकल करने में लोगों की वो नहीं है, कमी नहीं है। लोग बहुत कंपटीशन भी करते हैं, नकल भी करते हैं। ठीक है, नकल कीजिए, नकल के लिए अकल चाहिए तो लोग। लेकिन इस मूवी में भी जैसे जो बाद में बनी उसमें मुझे जो लगा कि एजुकेटेड फैमिली दिखाते हैं, उसमें भी लड़की इस तरह से झेल रही है। बिल्कुल झेल रही है, पर ऐसा नहीं है कि बदलाव लाना है। पढ़े लिखे परिवारों में ये चीजें नहीं है, ये सोचना गलत है। तभी तो लगता है ना एजुकेशन को हम कैसे लें। बिल्कुल, उसको तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि माता पिता को ही शिक्षित होने की जरूरत है। आप क्या लगता है ना, अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर जो अकेले लड़कियां रहती हैं वो लड़कियां चरित्रहीन होती हैं, वो लड़कियां खराब होती हैं, ना एक माइंडसेट बना। लेकिन प्रेमचंद ने कहा था कि घर में बंद रहने वाली लड़की की तुलना में जो बाहर लड़कियां रहती है, अकेले स्त्री रहती है, वो अधिक स्वतंत्र और अधिक खुले दिमाग की होती है, बजाय घर में बंद रहने वाली लड़की के घर में रहने के खराब होने के चांसेस ज्यादा है।
जब बाहर कोई लड़की अकेले रहती है, मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं 2001 से मैं बाहर हूँ अकेले, ठीक है, अकेले। और जिंदगी क्या होती है वो सब सिखा दिया मुझे। अकेले सिलेंडर भरना, छोटा सा गैस, छोटा सा सिलेंडर, खाना बनाने के लिए कभी किराए के पैसे होते थे, कभी नहीं होते थे, कभी खाना खाया कभी नहीं खाया। बचपन में यही था, पापा नौकरी छोड़ चुके थे तो हमारा यही था कि दिन खाया रात नहीं खाया, रात खाया दिन नहीं खाया। भूख बहुत करीब से महसूस किया है, बहुत करीब से भूख क्या होती है। इसलिए अनाज बर्बाद करने में बहुत तकलीफ होती है। किसान जिस धरती का सीना चीर के फसल उगाता है, अनाज उगाता है, और उसकी जो भूख होती है ना, सिर्फ वो भूखा आदमी ही वो कर सकता है। तो अभी के बच्चे कुछ नहीं, वैसा नहीं है। अभी के बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये नहीं कि लाइट नहीं है, फैन नहीं है, गर्मी में तप रहे हैं, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, है ना, खाने के लिए यू हैव लॉट्स ऑफ चॉइस। ये नहीं पसंद है, ये पसंद है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो कितनी जल्दी हम लोग परेशान हो जाते हैं। ये माँ बाप ही कर रहे हैं, माँ बाप ही कर रहे हैं। सब कुछ मेरे बच्चे को ये नहीं पसंद, मेरे बच्चे को वो पसंद। अरे जीवन में हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखिए कि क्या पता कब कौन सा दिन देखना पड़ जाए। मैं भी बहुत लाडली थी, लेकिन क्या मेरे माता पिता ने कभी सोचा होगा कि ये। तो फिर वही बात रविंद्रनाथ ठाकुर की, यही आकाश है हमार मुक्ति। मैं इसको गाना जरूर चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर 2 लाइन बस। जी जी, इसका मैं अर्थ भी आपको समझाऊंगी कि क्या ये इसमें कहते हैं। ए आकाश আমার মুক্তি আলো আলো আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলো আলো। बहुत सुंदर। इसी आकाश के नीचे मेरी मुक्ति है, धूल धूल में, घास घास में, उजाले उजाले में, इसी आकाश के नीचे मेरी मुक्ति है। तो मेरी मुक्ति भी इसी आकाश के नीचे ही थी, नीचे ही है। कर्म पैदा हुए हैं कर्म करने के लिए, बिना कर्म बिना लक्ष्य के तो जीवन व्यर्थ है ना। तो मैं बच्चों से बहुत कहती हूँ कि आप लोग आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए। साहित्य हमें जीवन जीना सिखाता है, साहित्य हमें मनुष्य बनाता है। ठीक है हिंदी नहीं आती, सबसे पहली बात तो यही तकलीफ देती है कि हिंदुस्तान में रहकर आप कहते हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती, और उससे भी हास्यास्पद स्थिति ये है कि ये बात भी आप हिंदी में ही कह रहे होते हैं कि मैम हमें हिंदी नहीं आती। तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही कुछ। हिंदी ने अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, पूरी नागरी लिपि आंदोलन चलाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, ये लोग पत्रिकाएं निकालते थे। जॉन गिल क्राइस्ट ने 1803 में जब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तो उन्होंने वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो हैं वो बंगाल गजट नामक पत्रिका भी निकालते थे, और उन्होंने हिंदी के प्रोफेसर भी रखे। हालांकि हिंदी उर्दू का पुट था उसमें, दो मतलब उनकी भाषा शैली में, क्योंकि पहले तो जो कोर्ट कचहरी की आधिकारिक जो भाषाएं थी वो तो उर्दू और इंग्लिश थी ना, हाँ। तो वो तो थोपी गई। तो सेंसिटाइज करने का जो आपने प्रश्न किया वो यही है कि मुझे लगता है कि बच्चों को मोबाइल पर ये जो आजकल रील्स इतनी ज़्यादा आपका समय खा रहा है, तमाम तरह के कंटेंट डाले जा रहे हैं, आपको चूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू चूज़, क्या देखें क्या ना देखें, कितना देखें। समय बहुत मूल्यवान है, ये तो मैंने समझ लिया था बहुत पहले ही। जिस दिन आप समय को समय नहीं देते, समय आपको समय नहीं देते। कहते हैं ना कि इतिहास आपको, अगर आप अपने इतिहास को भूल जाते हैं तो इतिहास एक दिन आपको भुला देती है कि नहीं। तो समय बहुत मूल्यवान है। बच्चे अपने समय को
सही तरीके से इस्तेमाल करे, उसका उपयोग करे, जब जो काम करना है उसको करें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब, है ना। जो समय को वैल्यू नहीं देता वो मैं देखती हूँ जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत पीछे। और ठीक है आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में बनना क्या है। जैसे मैं क्लास में बच्चों को पूछती भी हूँ कि उद्देश्य क्या है जीवन का, एम क्या है, व्हाट इज योर एम, तो अभी तो सोचा नहीं, अभी तो डिसाइड नहीं किया। सोचिए। तो ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, तो मैं बोलती हूँ कब सोचोगे। मुझे लगता है एक हमारे सामने मतलब एज अ कंट्री भी बहुत सारे चैलेंजेस अभी बचे हैं एक विकसित भारत को देखने का। तो वही तो मैं कहती हूँ कि मैं इसीलिए मैं हिंदी भाषा पर बहुत जोर देती हूँ, क्योंकि देखिए आप जितने भी विकसित देशों को देखिए, चाइना को देखिए, जर्मनी को देखिए, जापान को देखिए, रसिया को देखिए, है ना। चाइना सबसे ज्यादा चाइनीज लैंग्वेज में जो है अल्फाबेट्स हैं, याद करना मुश्किल है उनको, लेकिन उनका प्रोटोकॉल है भाई। यहाँ पर काम करना है तो हमारी भाषा को अपनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में क्या है, इतने बहुभाषा भाषी विविधताओं वाले देश हैं हमारे देश में कि हम लोग सबको शरण देते हैं, है ना, धर्मनिरपेक्षता और वो सब। तो बहुभाषी होने का भी एक मुझे लगता है कि नुकसान है कि किसी एक, तो मैं तो ये भी कहती हूँ कि हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, आप उनको क्यों नहीं सीखते। आप उनको भी सीखिए ना। अंग्रेजी बोलकर अपना कॉलर अप करना, भाषा जानिए, भाषा जानना बुरा नहीं, अपने गुलामी के कारणों को तो आप जरूर जानिए, है ना। तो क्यों आपको, मेरी एक कविता है मैं जरूर सुनाना चाहूंगी वो, ठीक है अगर समय है तो। हाँ। कि और मुझे लगता है कि ये को रिलेट आप कर पाएंगे चीज़ों को कि सच में ऐसा क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लिखा था, अंग्रेजी नहीं आती, शीर्षक है इसका। मुझे क्यों शर्मानी चाहिए अंग्रेजी नहीं आने पर। अंग्रेजी नहीं आती मैं गर्व के साथ कहती हूँ। अंग्रेजी ना तो मेरी मातृभाषा है और ना ही राष्ट्रभाषा, यह हम पर थोपी हुई भाषा है। आती है इसमें से हमारी गुलामी की बू, शारीरिक नहीं मानसिक गुलामी की बू। जानो अंग्रेजी जरूर जानो, अपनी गुलामी के कारणों को, उनके इंग्लिश नीतियों को। आपको पता होगा चार्ल्स वुड जो डिस्पैच था, है ना, वुड का घोषणा पत्र और मैकावेली का जो घोषणा पत्र था, ये सब क्या था, अंग्रेजी को ही भारत में वो करने का, स्थापित करने का, ताकि अपने देश के नौजवानों को लाकर यहाँ सरकारी महकमे में शामिल किया जाए। और हिंदी वालों को तो वैसे ही, सर सैयद अहमद खां तो उर्दू के लिए चले गए विदेश कि भैया नहीं, उसको आप इस्टेब्लिश कीजिए। हमारी भाषा के लिए भी लोग लड़ रहे थे, मैंने आपको बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये लोग। तो जानो अंग्रेजी जरूर जानो, अपनी गुलामी के कारणों को, उनकी इंग्लिश नीतियों को, जिसके दम पर डाली फिरंगों ने तुम्हारे पैरों में बेड़ियां, तुम्हारे गले में जंजीर। कह गए थे वे तुम्हें तन की आजादी तो दे रहे हैं, लेकिन अपनी भाषा छोड़े जा रहे हैं। याद रख सको अपनी गुलामी, इसलिए अंग्रेजी तुम्हें दिए जा रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी तुम्हें दिए जा रहे हैं। मेरे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है 22 भाषाएं, उन्हें भी तो जानो, उन्हें भी तो बोलो। क्यों अंग्रेजी बोलकर कॉलर ऊंची करते हो, अपनी भाषा बोलने से क्यों अपमानित होते हो। अरे हिंदी खुद लड़कर यहाँ तक आई है, सबसे झगड़कर अपनी जगह बनाई है। हिंदी मेरी माँ है और माँ रूह में बसा करती हैं, दिमाग में नहीं। मत कहो हिंदी नहीं आती, शर्म से सिर झुक जाता है जब तुम ये कहते हो, मानो मुझे अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आता है। बहुत ही सुंदर लिखा है आपने, आपका काफ़ी अच्छा ये पूरा लिखने का और पढ़ने का भी तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। थैंक यू। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो मेरा संघर्ष तो खैर संघर्ष सबका होता है, बिल्कुल, लेकिन वही है कि अलग है। जो तकलीफ़ें मैंने सही, वो जो जिन्होंने मुझे देखा है ये एक्सीडेंट होने से पहले और एक्सीडेंट होने के बाद, और अब वो कहते हैं कि
मानना पड़ेगा। बिल्कुल, तुम इंस्पिरेशन हो। आपका ये सुनकर मैं सच कह रही हूँ, ये बस फॉर्मेलिटी की बात नहीं है कि मेरा रिस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी बढ़ गया। थैंक यू सो मच। मतलब इससे आगे बढ़ना, और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी सीखें ये जो स्ट्रगल है ना, उन्हीं से शायद वो आगे बिल्कुल बढ़े। बिल्कुल, जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक आप निखरेंगे नहीं। मैं जो वो हॉस्टल वाली आपको बात बता रही थी, आपको पता है ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली जब मैं पीएचडी कर रही थी। मुझे मेरी एक सीनियर ने बताया, जब वो उस समय हॉस्टल में थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कुछ लड़कियां गई हुई थी वार्डन के पास, तो वार्डन ने उनको डांट के भगा दिया कि तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हर। एग्जैक्टली, उससे इंस्पायर्ड हुई है आप लोग, उसके हिम्मत की दाद दीजिए। वो लड़की इतना कुछ झेल के भी आज यहाँ तक आगे बढ़ रही है, और आप लोगों के सामने आप लोग उससे प्रेरणा लो। तो मैं म्यूजिक में बहुत अच्छा थी, तो हॉस्टल में भी मैंने बहुत म्यूजिक में वो किया। मैंने ना नकार भी बहुत सहे। वहाँ मेरी सीनियर थी एक, एमए के नोट्स मांगने गई मैं उनसे, तो सीधे मना कर दिया। आज क्या कर रही है, बच्चे पाल रही हैं, घर परिवार संभाल रही हैं, ठीक है। तो ये जो अहंग है ना कि ज्ञानी होने का, जो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जो जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो जितना विद्वान है वो उतना विनम्र है, जो जितना कम जानता है वो उतना अहंकारी है। इस बात को आप मानती हैं या नहीं? बिल्कुल मानती हूँ, है ना। तो ये जो छल कपट, ये जो झूठा अहंग कि हम ब्रह्मास्मि, मेरे आगे तो कोई है ही नहीं, ऐसे भाव वाले लोगों को भी मैंने देखे, कहीं नहीं पहुंच पाया। मुझे मेरे घर से भी एक समय में बहुत ताने सुनने को मिले कि इतना पढ़ के क्या करेगी, डिग्रियां फोटोकॉपी करा ले और अपने कमरे में चारों तरफ लगा ले, जब नौकरी नहीं लग रही थी। तो ये हताशा, निराशा, उपेक्षा, असफलताएं। और मैं आपसे कहती हूँ ना, कमलेश मैम से बहुत लोग, मुझे नहीं पता क्या उनके बारे में वो करते हैं, उन्होंने मुझे हमेशा जब भी मैं असफल हुई, उन्होंने मुझे एक ही बात लिखकर भेजी थी, बेटा असफलता सफलता की कुंजी होती है। हमेशा, कभी मेरा मनोबल गिराया नहीं उन्होंने। और जब वो मेरे लिए कुछ कर नहीं पाते थे तो बहुत छटपटाती थी। मैं अपना लिखा हुआ उनको भेजती थी, अपने आर्टिकल्स, अपनी कविताएं, तो बहुत खुश होती थी। आज तो वो इतनी खुश हैं कि क्या बताऊं। सब खुश नहीं है, लेकिन वो बहुत खुश हैं। कुछ लोग तो इतने नाराज हैं कि उनकी नाराजगी मतलब समझ में ही नहीं आता कि मैंने उनका क्या बिगाड़ दिया है। खैर जाने दीजिए, जाकी रही भावना जैसी, है ना। और मेरे तकलीफों को कमलेश मैम ने देखा है, तो वो वही है, जाके पावना फटे बिबाई सो का जाने पीर पर आई। जब तक आप खुद सफ़र नहीं करते हैं ना, तो और मेरे साथ ये हादसा नहीं होता तो आज शायद मैं भी बाल बच्चे करके कहीं घर संसार कर रही होती, डीयू जैसे संस्थान में मैं नहीं आती। तो और हाँ, ये भी है कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो अच्छे अच्छे लोग नाराज़ हो गए। बहुत तकलीफ देती है ये चीज़, पता नहीं क्यों, क्या चाहते हैं दुनिया वाले। कि हमेशा आप गिड़गिड़ाइए, उनके आगे हाथ फैलाइए, है ना। दुनिया आपको रोते हुए देखना पसंद करती है ना। लड़कियां, मैंने इस पर भी एक कविता लिखी है। अच्छा। कि किसे पसंद है कि लड़कियां मंचों पर खड़े होकर वाहवाही लूटे, है ना। लड़कियां तो घरों में अच्छी लगती हैं, लड़कियां तो रोटी बनाते अच्छी लगती हैं। ऐसी बहुत सारी मेरी कविताएं विमेन बेस्ड ही है। एक मैंने लिखा है कमाऊं औरत, है ना। जो लोग कहते हैं कि अब औरतें सहती नहीं है, तो मैंने उसी पर लिखा, गलत कहते हो तुम कि औरतें सहती, औरतें आज भी सहती है, कमाने के बाद भी सहती है। गीता पाठ से लेकर चंडी पाठ तक सब घर में औरत करती है, लेकिन फिर भी पूजा जाता है वो पुरुष ही, है ना। तो ऐसी कविताओं से कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है। तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो अपना जो खुद भोगते हैं वही लिखते हैं, है ना। तो यही सब है। चलिए, बस सारे पॉजिटिव चीज़ों को ही लेके हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। तो माया एंजेलो का जो अंतिम वो है, मैं वो जरूर वो कहती हूँ। हाँ, मेरा एमफिल में तो काम ही उन पर है, ब्लैक लिटरेचर पे, अश्वेत साहित्य पर। और वो तो वर्सेटाइल राइटर थी, है ना। सिर्फ राइटर नहीं थी, सिंगर थी, डांसर थी। एक समय में उन्होंने चकला तक चलाया जीविकोपार्जन के लिए। और बचपन में ही रेप हो गया, जैसे प्रभा खेतान का हो गया। प्रभा खेतान ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अन्या से अनन्या में लिखा कि स्त्री की स्वतंत्रता उसके पर्स में होती है। ये पर्स में होना मतलब आर्थिक स्वावलंबनता की बात करती हैं वो,
आर्थिक स्वतंत्रता की बात करती हैं। और माया एंजेलो ने अपनी 7वीं ऑटोबायोग्राफी, जो उन्हें 7 ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो जो उनका ऑटोबायोग्राफी एक है आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, मैं जानती हूँ बंदर पिंजरे में चिड़िया क्यों गाती है। और देखिए कि उन्होंने भी प्रेरणा कहाँ से ली। पॉल लॉरेंस डनबर की कविता है सिंपैथी, उस सिंपैथी में एक लाइन है आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, उसको उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक बनाया। तो पहली ही पंक्ति है व्हाट यू लुकिंग एट मी फॉर, व्हाट यू लुकिंग एट मी फॉर, आई डिडंट कम टू स्टे। और उन्होंने भी समाज में बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेला, उनकी दादी ने भी बहुत झेला। काले लोग जहां दिखते थे वहीं मार दिए जाते थे। अफ्रो अमेरिकन राइटर्स थी वो, और अफ्रीकन लोग जो अमेरिका में रहते थे वो तो आज भी झेलते हैं। जहां भी देखते थे उनको इलेक्ट्रिसिटी लगा के, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक दे के या कहीं गायब कर दिया, मार देते थे सीधे। तो इन्होंने बहुत करीब से झेला। तो आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स में पूरे अश्वेत समाज का, काले अफ्रीकन लोगों के ऊपर जो अत्याचार थे उन सबको बहुत करीब से देखा, महसूस किया। अपनी दादी के बारे में लिखती हैं, ठीक है, स्टम्प्स में वो लोग जब रहने गए, उनके पापा किस तरह से बावर्ची का काम करते थे, फिर अपने मामा और दादी के साथ रहे। तो उनकी कविताएं भी बहुत शानदार। एक कविता है उनकी स्टिल आई राइज, फिर भी मैं उदित होती हूँ। तो मेरा जो अंतिम कथन है वो इसी के साथ है, अच्छा। ठीक है, कि तुम मुझे अपने तीखे और विकृत झूठों के साथ इतिहास में शामिल कर सकते हो, अपनी चाल से मुझे गंदगी में ढकेल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं धूल की तरह उड़ती जाऊंगी। बहुत ही इसीलिए शीर्षक रखा स्टिल आई राइज। मैं बहुत सख्त हूँ अंदर से, इतना मैंने झेला है ना कि अब मेरे आंखों में ना जल्दी आंसू आते हैं ना कोई जल्दी मुझे डिगा सकता है। चट्टान बनना होता है ना, वो चट्टान बन गई हूँ मैं। और ये चट्टान आप तभी बन पाते हो जब आप बहुत ठोकर खाए हुए होते हो। तो बच्चों से, मैं अपने क्लास में भी बच्चों से यही कहती हूँ, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, सीरियस होइए। ठीक है, माना कि पढ़ने लिखने की उम्र है, ठीक है, मौज मस्ती की भी एक उम्र होती है, जब कमाने लगते हैं तो फिर वो, लेकिन ये कमाना ही तो इतना आसान नहीं है ना। बिल्कुल। हजारों की संख्या में आप एक होते हो जो वैसा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, वरना तो गोल्ड मेडलिस्ट भी बाहर घूम रहे होते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत सारे चीज़ों पे हमने बात की, हाँ, और मैं तो बस यही आशा करती हूँ कि इस पॉडकास्ट से बच्चों को कुछ समझे और लोगों को एक मैसेज जाए कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ते जाना। मैं बहुत इंस्पायर्ड करती हूँ बच्चों को। हाँ, और तो यही कारण है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने ज्वाइन किया था, उस समय के भी बच्चे आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और बोलते हैं कि मैम इस बार आप हमें क्यों नहीं पढ़ा रही। एक बच्चे ने मुझे बोला था जब मैंने ज्वाइन किया था, उसी समय वो बच्चा क्लास में आता नहीं था, हिंदी की क्लास में। वो बच्चा क्या हुआ कि क्लास खत्म हुई और वो खड़ा रहा, सारे बच्चे चले गए, मैं बैग समेटने लगी कि क्या बात हो गई। तो मैंने बोला हाँ बोलो, कुछ कहना चाहते हो? जी मैम एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैम मैंने 10वीं में हिंदी पढ़ी, 11वीं में पढ़ी, 12th में पढ़ी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी, लेकिन जो मज़ा आपकी क्लास में आया जो आपने पढ़ाया ना मैम, अब तक नहीं पढ़ा था। मैं क्लास नहीं आता था, मैं आज से मैं रेगुलर रहूँगा। अच्छा। आज के बाद मैं आपकी क्लास मिस नहीं करूँगा। That was my reward, बिल्कुल, है ना। इससे बड़ा टीचर के लिए इससे बड़ी बात, इससे बड़ी बात और इससे बड़ा सम्मान, यही पुरस्कार है। सही में, और कुछ नहीं। चलिए, तो हमारी सार्थकता वही दिखती है कि बच्चा आपसे कुछ सीख कर जाता है। हाँ, ये तो है। ठीक है, मैं उनको प्रेरित भी करती हूँ कि आउटर सिलेबस पढ़िए, रूसी लिटरेचर पढ़िए, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, शेक्सपियर को पढ़िए, हेमलेट पढ़िए शेक्सपियर का, बहुत सारी चीज़ों को जानिए। वर्ल्ड का बेस्ट सेलर जो किताब आई है युवा नोआल हरारी की, द सेपियंस, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मैंने बोला सिर्फ सिलेबस के गोते मत लगाइए, क्योंकि सिलेबस में भी आपका वही हाल है जी। तो कभी बाहरी आउटर सिलेबस में पढ़िए, लिटरेचर, नॉवेल्स पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए। बेसिक चीज़ें भी बच्चों को नहीं आती है, तो फिर मेरा प्रयास होता है कि मैं वहाँ तक तो उनको का बस यही एक वो है कि बिल्कुल अच्छे टीचर्स को तो बताना नहीं पड़ता है कि आपको बच्चे को क्या सिखाना है नहीं सिखाना है, वो बता देते हैं।
टाइम पास करना होता है जिनको, वो टाइम पास करके चले जाते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा रहा डॉक्टर गजाली। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आभारी हम भी आज उस योग्य हूँ इस कॉलेज की बदौलत कि आज मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल, हमारे प्रिंसिपल सर हमारे इंस्पिरेशन है। हाँ। और उनको देखकर तो मैं बहुत मोटिवेटेड होती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। करेजियस मुझे लगता है वो पूरे कॉलेज को ऑलमोस्ट मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों से लेकर टीचर्स तक। लोगों को लगता है कि कितना ज़्यादा ये प्रिंसिपल सर के पास जाती होगी वो करने, बात करने, ये करने, किसी की शिकायत लेकर। मतलब मेरी तो बोलने में हालत खराब हो जाती है सर के सामने। ये सम्मान है, ये सम्मान है। ये वो डर नहीं है। डरते कहाँ हैं जहाँ आप गलत होते हैं। मैं गलत नहीं हूँ, मेरा ये सम्मान है क्योंकि हमारी परवरिश ही वैसी हुई है कि बड़ों के साथ कैसे पेश आया जाता है ना। तो खैर वो फिर अभी का समय ऐसा है कि हर बड़े कहते ना, हर किसी के आगे सिर सजदे में नहीं झुकता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, है ना। तो ये भी कुछ लोग ऐसे भी है। गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, सम्मान दीजिए सम्मान पाइए। अगर आप मेरी बेइज्जती करेंगे हर बार तो मैं बाध्य हूँ आपका अपमान करने के लिए, है ना। लेकिन जो सम्माननीय है उनको कहना नहीं पड़ता है, वहाँ सर आपका अपने आप झुक जाता है। हाँ, सही बात है कि नहीं। तो चलिए, आदरणीय प्राचार्य महोदय का तो मैं, मेरी हिम्मत नहीं होती है सर से। मैं बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ ना, और लोगों को भी देखती हूँ कितना वो कुछ भी बोलते हैं, मतलब बाप रे मेरे से तो नहीं होगा। नहीं, ठीक है, ये सम्मान है, ये दिल से सम्मान है। ऐसा नहीं है कि वो शेर है, वो जो कर रहे हैं कॉलेज के लिए, उसी से। हाँ बिल्कुल, आज ये शायद हम ऐसे बात कर पा रहे हैं। ड्यू टू हिम, हाँ सर की बदौलत। और क्या आप आगे, आपका लाइफ तो अभी तो खैर बहुत ही अच्छा, और भी हमें हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ मिलेगा। बट ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद।